भाग एक। मेरे भाग्य में क्या है। वैसे तो उसका नाम किंजल था, पर गांव में सब उसे काली बोलते थे। वो सांवली थी, पर उसके नैन नक्श बहुत सुंदर थे। हमेशा बेहद चुप और शांत रहने वाली किंजल आज जोर जोर से रोते हुए अपने घर के बाहर खड़ी थी। पूरे आस पड़ोस के लोग तमाशा देखने के लिए वहां आ खड़े हुए थे, पर कोई भी उसकी बददिमाग माँ और भाई को समझाने की कोशिश नहीं कर रहा। कल ही तो उसके पापा का श्राद्ध कर्म समाप्त हुआ था और आज ही उसकी सौतेली माँ कल्पना देवी और छोटा भाई सुमित उसे घर से भगा रहे थे। माँ, ऐसा मत करो, तुम दोनों के सिवा अब मेरा कोई नहीं है। माँ, मैं हमेशा तुम दोनों की सेवा कर दिया करूँगी, तुम्हारी हर बात मानूंगी और कभी किसी चीज़ के लिए जिद नहीं करूँगी। मुझे यहीं घर के एक कोने में जगह दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। माँ, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी? वो रो रो कर बोल रही थी। वहीं ज़मीन पर उसका कुछ कपड़ा पोटली में बंधा हुआ फेंका हुआ था। बकवास बंद कर काली और भाग यहाँ से। तेरे बाप ने तेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ। अब मेरी ये हालत नहीं है कि मैं तुम्हारा बोझ सहूँगी। तुझे जहाँ जाना है जा, पर मैं तुझे इस घर में नहीं रहने दूँगी। इस 2 कमरे के घर पर सिर्फ मेरा और मेरे बेटे का हक है। तेरा बाप सिर्फ तेरा था, वो मर गया। अब यहाँ तेरा कोई नहीं है, जा यहाँ से। उसे धक्का देकर बोलती है। कल्पना घर का दरवाज़ा बंद करने लगी थी। किंजल बदहवास रोती उसके पैर ही नहीं छोड़ रही थी। गुस्से से उसका माथा गर्म हो चुका था। फिर अपने साथ खड़े 16 साल के सुमित से उसने कहा, ए सुमित, आ इस काली को धक्का मारकर घर के बाहर फेंक और दरवाज़ा बंद कर ले। रुको, बंद करो ये तमाशा। अरे, छोटे ठाकुर आए हैं। छोटे ठाकुर यहाँ क्यों आए होंगे? अगल बगल दर्शक बने लोगों के बीच खुसुर पुसुर शुरू हो गई थी। गांव के सारे लोग उनके यहाँ आने के कारण जानने के लिए उत्सुक हो गए थे। छोटे ठाकुर, आप मेरी माँ को समझाइए ना, मुझे घर से ना निकाले, मैं अकेली कहाँ जाऊंगी। उन्हें देखते ही जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया था। वो बिलखते हुए उनके पैरों पर आ गिरी थी। ये हमारे घर का मामला है छोटे ठाकुर, आप इसमें अपनी टांग मत घुसाइए। इससे पहले कि वो कुछ कहते, कल्पना बहुत बदतमीजी से बोल पड़ी थी। कल्पना देवी, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अपने ना रहने पर किंजल की इस स्थिति की आशंका गिरिधर चाचा को थी। अपनी बेटी को तुम्हारे बुरे बर्ताव से बचाने के लिए वो हमेशा चिंता में रहते थे। इसीलिए उन्होंने अपनी मानसिक आमदनी में से कुछ कुछ रुपए बचाकर किंजल के नाम पर 5 लाख रुपए मेरे पास जमा करवाए हैं। वो गुस्से से उसे देखते हुए बोला। उनकी बातें सुनकर सब छोटे ठाकुर की ओर देखने लगे थे और कल्पना का पूरा शरीर नाच उठा था। 5 लाख की रकम सुनकर सुमित की तो आंखें बाहर निकलते निकलते लगी थी। 5 लाख? अरे काली बेटी, मैं तो ये सब मजाक कर रही थी। तुम मेरी ही तो बेटी है। अब उनके बाद में ही तो तेरा ख्याल रखूंगी ना, और तुझे हमेशा प्यार करूंगी। चल बिटिया, अपने घर के अंदर घर चल। अपनी लोभ को दबाते हुए किंजल को कंधे से उठाकर खड़ी करने लगी थी। रे सुमित, चल दीदिया की पोटली उठाकर घर में रखे आप। ठीक है माँ, वो बोला और नीचे से पोटली उठाने लगा था। मैंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है। कल्पना देवी, गिरिधर चाचा ने मेरे पास सिर्फ पैसे ही जमा नहीं करवाए हैं, बल्कि उन्होंने किंजल के जीवन की पूरी जिम्मेदारी भी मुझे सौंप दी है। वो गंभीर होकर बोला तो सबकी आंखों में सवाल खड़ा हो गया था, पर वो तो चीख ही पड़ी थी। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं छोटे ठाकुर? अभी काली की माँ और भाई जिंदा हैं। ये मेरी बेटी है और ये हमारे साथ ही रहेगी। आप इसके पैसे मुझे दे दीजिए, मैं और सुमित इसका बहुत ख्याल रखेंगे। वो अब गुस्से से बोली थी। अब भला इतने रुपए वो उनके पास थोड़े छोड़ देने वाली थी। कल्पना देवी, चुप हो जाओ। अपना ये ढोंग किसी और को दिखाना। अगर तुम्हें किंजल से थोड़ा भी प्यार होता तो तुम अपनी जवान बेटी को यूं घर से बाहर निकालकर सबके सामने तमाशा नहीं बना रही होती। बेहद सर्द आवाज में बोला था। उनकी फटकार से कल्पना पसीने पसीने हो गई थी। छोटे ठाकुर की नज़र अब बिल्कुल चुप हो गई, किंजल पर गई। उसके सांवले सलोने मुखड़े पर थप्पड़ और आंसुओं के गहरे निशान पड़े हुए थे। उसका नरम दिल भर आया था। वो कल्पना की तरफ गुस्से से देखता है
और बोला था, गिरधर चाचा ने अपने ना होने की स्थिति में किंजल की पूरी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है। इसके लिए उन्होंने पहले ही कोर्ट से पेपर बनाकर मुझे सौंप दिया था। उनके मरने के बाद मैं अब इसकी देखभाल करूँगा। मुझे लगा था कि तुम दोनों माँ-बेटे ये तमाशा श्राद्ध के बाद करोगे, इसीलिए आज ही यहाँ चला आया था। ये लो कोर्ट के पेपर्स, पढ़ लो। उसने गुस्से से अपने हाथों में पकड़ा पेपर्स कल्पना देवी के मुंह पर फेंक दिया था। आज से किंजल सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। अब ये मेरे घर में रहेगी और तुम दोनों माँ बेटा अपने छोटे से घर में ऐश करोगे। चलो किंजल, अब तुम्हारा घर हवेली है, तुम वहीं मेरी माँ के साथ रहोगी। छोटे मालिक, ऐसा मत कीजिए, मेरी बेटी को मेरे पास ही रहने दीजिए, मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। आप रोज आकर जांच कर लिया कीजिएगा। वह कानूनी पेपर्स पर एक नज़र डालने के बाद अब हाथ जोड़े गिड़गिड़ाने लगी थी। ये सब नाटक छोड़ो और तुम दोनों माँ बेटे मेरी बात कान खोलकर सुन लो। आज के बाद कभी भी किंजल से मिलने या उसे परेशान करने की कोशिश मत करना। गिरधर चाचा के साथ ये भी तुम दोनों के लिए मर गई है। तुम दोनों कभी भी हवेली की ओर मत आना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? वो बेहद गुस्से में आ चुका था। काली दीदिया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूं ना, क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? सुमित रोते हुए किंजल का हाथ पकड़ बैठा था। अपनी माँ के संगत में वो भी बहुत चालबाजी सीख चुका था, इसीलिए अब वो बात को संभालने की कोशिश करने लगा था। पर वो बिल्कुल चुप हो चुकी थी। तुम दोनों मेरी सोच से भी ज्यादा नीचे गिरे हुए इंसान हो। 5 लाख रुपए की चकाचौंध में अब तुम दोनों को किंजल से प्यार होने लगा है? वो बेहद हिराकत से बोलते हुए चिल्ला पड़ा था। अब अपना मुंह बंद कर लो, मुझे तुम दोनों की ओर से कोई बकवास नहीं सुननी है। चलो किंजल, यहाँ तुम्हारा कोई नहीं रहता है। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सपना देखा था जो तुम्हें पूरा करना है। उससे बोलता वो कुछ दूरी पर खड़े अपनी जीप में जा बैठा। किंजल कुछ देर तो अपने आसपास सबको देखती रही थी, फिर अपनी पोटली सुमित के हाथ से ले ली। सुमित, अपना और माँ का ख्याल रखना, इतना सा बोलकर डुबडुबाई आंखों से अपने पापा के घर को निहारती पलट गई थी। कल्पना और सुमित की आंखों में किंजल के लिए बेइंतहा नफरत की ज्वाला धधक उठी थी, पर वो इस बात से बेपरवाह धीरे धीरे अपना कदम छोटे ठाकुर के जीप की तरफ बढ़ाने लगी थी। जिस घर से उसे अपनी डोली में बैठकर ससुराल विदा होना था, वहां से आज एक अजनबी के साथ अनजान सफर पर विदा हो रही थी। उसके आंखों से आंसुओं की धारा फूट पड़ी थी। वो छोटे ठाकुर के द्वारा उसके लिए खोले गए दरवाजे से जीप में जाकर बैठ गई थी। ये लो किंजल, अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। इन आंखों को तो सपने पूरे करने हैं जो तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए देखा है। आज के बाद मैं कभी तुम्हें रोता नहीं देखना चाहता हूँ। चलो अब मुस्कुरा दो। वो हौले से मुस्कुराते हुए अपना रुमाल निकालकर उसकी तरफ बढ़ा दिया था, जिसे किंजल ने कुछ झिझक के साथ थाम लिया था। छोटे ठाकुर ने जीप स्टार्ट कर दी थी और कुछ ही पल में किंजल एक नई जिंदगी की तरफ चल पड़ी थी। छोटे ठाकुर यानी करण प्रताप ठाकुर ईश्वरपुर गांव के मुखिया अमरेंद्र प्रताप ठाकुर का इकलौता बेटा था। बड़े ठाकुर ने 10वीं के बाद उसे विदेश पढ़ाई करने के लिए भेज दिया था। समय बीतता रहा और करण अपनी पढ़ाई के साथ बड़ा होता गया। 26 साल के करण का जितना सुंदर रंग रूप था, उतना ही वो अपने पिता की तरह नर्म दिल और हंसमुख स्वभाव का लड़का था। विदेशी रंग ढंग भी उसके पारिवारिक संस्कार को नहीं बदल पाए थे। वो जब भी छुट्टियों में गांव आता, अपने से बड़ों की बहुत इज्जत से पेश आता था। सबको चाचा भैया ही कहकर बात किया करता था। उसके सरल स्वभाव की वजह से गांव वाले बड़े ठाकुर के साथ अपने छोटे ठाकुर को भी बेहद पसंद करते थे। गांव के लगभग पूरे लोग बड़े ठाकुर को अनेकों फैक्ट्रियां और कई एकड़ जमीनों में खेती कर अपना जीवन खुशी से बिताते थे। कुछ साल पहले बड़े ठाकुर की अचानक हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई थी। करण की पढ़ाई के कुछ महीने बाकी थे, फिर भी वो सब कुछ छोड़कर अपने गांव वापस आ गया था। अपनी माँ और छोटी बहन ऋचा को संभालने के साथ उसने अपने पिता के सारे उद्योगों को अच्छे से संभालना शुरू कर दिया था। अपने 23 साल की कच्ची उम्र में करण ने अपने कंधों पर पिता का सारा बोझ उठा लिया था। उसे जब भी किसी काम में कोई दिक्कत होती तो वो अपने पिता के निजी सलाहकार एवं पैसों की सारी लिखा पढ़ी करने वाले गिरधर जी से बैठकर बातचीत कर लेता था। गिरधर जी मेहनती और अपने काम के प्रति बेहद ईमानदार व्यक्ति थे। उनके काम से ही प्रभावित होकर ठाकुर ने गिरधर जी को अपना निजी सलाहकार और रुपए की लिखा पढ़ी का पूरा काम दे रखा था। वो पूरे महीने की हुई सारी आय और खर्च के पाई पाई का हिसाब उन्हें दिया करते थे।
गिरधर जी की पत्नी अपनी पहली संतान को जन्म देते समय ही चल बसी थी। 6 महीने तक तो गिरधर जी ने किंजल को अकेले ही पाला पोसा, पर अपने काम और बच्ची का ख्याल नहीं रख पाने की वजह से उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कल्पना जब गिरधर जी के घर पत्नी बनकर आई तो 2-4 साल तक किंजल को बहुत प्यार करती थी, पर जब उसने एक बेटे को जन्म दिया तो अचानक ही उसका दिल बदल गया था। जब किंजल उसकी आंखों में खटकने लगी थी, उसकी हर छोटी सी बात या गिरधर जी के कुछ लाने की फरमाइश करना कल्पना को जहर लगने लगा था। अब वो अक्सर किंजल को दुख पहुंचाने लगी थी। उसके साथ मारपीट करना उसका रोज का काम बन गया था। कल्पना देवी ने 8 साल की किंजल को कंधे पर ही घर के सारे काम काज का बोझ डाल दिया था। वो खुद सारा दिन अपने बेटे के साथ मग्न हुई रहती और किंजल अपने नन्हे नन्हे हाथों से घर का सारा काम निपटाने के बाद विद्यालय भी जाती थी। अपनी पत्नी का ऐसा बदला रूप देखकर गिरधर जी को बहुत दुख होता था। वो कल्पना को बहुत समझाते थे, पर वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से उनकी बातों को निकाल दिया करती थी। उनको सताने के लिए कल्पना अक्सर गिरधर जी को सुमित से दूर कर दिया करती थी। अपने बेटे के मोह में भी वो भी चुप रह जाते थे। किंजल अब बचपन से जवानी की दहलीज पर आ रही थी। वो पढ़ने में बहुत होशियार थी। घर का सारा काम करते हुए भी वो अपने विद्यालय में पहले स्थान पर आती थी। इसीलिए गिरधर जी उसे डॉक्टर बनने का सोच रखते थे। वो कुछ पैसे कल्पना की आंखों से छुपाकर किंजल के नाम पर रखने लगे थे। अपने ही घर में कल्पना और सुमित के द्वारा किंजल को बात बात पर प्रताड़ित करने वाली आदत देखकर अब गिरधर जी के अंदर ही अंदर घुलने लगी थी। उनकी तबीयत अक्सर खराब रहने लगी थी। अपनी गिरती हुई स्वास्थ्य को देखकर वो किंजल के प्रति बेहद चिंतित रहने लगे थे। जिस दिन उनकी तबीयत खराब रहती थी, छोटे ठाकुर के मना करने पर भी वो काम पर आ जाते थे। ऐसी स्थिति में किंजल भी उनके साथ चली जाती थी और वहाँ पर उनका ख्याल रखती थी। उस दिन गिरधर जी की तबीयत बहुत ही खराब थी। आज किंजल को कल्पना ने काम के बहाने घर पर ही रोक लिया था, इसीलिए वो अकेले थे। जब करण ने उन्हें घर जाकर आराम करने को कहा तो वो उनके पैर पकड़ लिए थे। छोटे ठाकुर, आप तो हमारे भगवान हैं। मुझे बड़े ठाकुर और आपने सब कुछ दिया, पर अब मेरी एक मदद, आखिरी मदद कर दीजिए। वो बेहद भावुक होकर बोले थे। हाँ बोलिए गिरधर चाचा, क्या बात है? और प्लीज़ आप ये मेरा पैर छोड़िए, आप मुझसे बड़े हैं। मेरा पैर पकड़कर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, वो मुस्कुराकर बोला था। ये तो आपका बड़प्पन है छोटे ठाकुर, कि आप मुझे इतना मान देते हैं, वरना हम छोटे लोगों की आपके आगे औकात ही क्या है। वो दुख से बोले और फिर अपने घर की सारी स्थितियों से उन्हें अवगत कराने लगे थे। वो किंजल की पूरी जिम्मेदारी उन्हें देना चाहते थे, जिसे करण कुछ देर सोचने के बाद मान लिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर, कि आपने मेरी बेटी को अपने घर में और अपने संरक्षण में रखने की बात कही। मैं कल ही कोर्ट से कागज बनवाने की कोशिश करता हूँ। वो खुशी से रो पड़े थे। अपनी तबीयत कुछ ठीक होते ही गिरधर जी कोर्ट में चक्कर लगाने लगे थे। लगभग महीने भर के बाद किंजल की कस्टडी पेपर छोटे ठाकुर के नाम से बना पाने में वो सफल हो गए थे। फिर उन्होंने उस पेपर को करण को सौंप दिया और 2 माह भी नहीं बीते थे कि गिरधर जी दुनिया से विदा हो गए थे। करण को जब गिरधर जी की मृत्यु की बात पता चली तो वो बेहद दुखी हुआ। फिर वो उनके श्राद्ध कर्म पूरा होने के बाद उनके घर जा पहुंचा था। वहां पहुंच उसे आभास हुआ कि वो बिल्कुल सही समय पर आया है यहाँ। इस तरह से किंजल आज करण के साथ उनकी छत्र छाया में रहने और उसके घर आ गई थी। किंजल रुमाल से अपना आंसू पोंछकर अपने पापा के सपनों के बारे में सोचने लगी थी। अब उसका एक ही मकसद था कि उसे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है। वो अपने कष्ट भरे जीवन के बीते पलों को आखिरी बार याद करती है। जीप की सीट से सर टिकाकर सोच में डूब जाती है। किंजल की मंजिल आ चुकी थी, पर अभी भी वो गहरी सोच में डूबी थी। करण ने जब अपनी जीप को हवेली के अंदर लाकर रोका था तो उसकी तंद्रा टूट गई थी।
करण उतरकर उसकी ओर गेट खोलने लगा था। आओ किंजल, तुम्हारा तुम्हारे नए घर में स्वागत है, वो हौले से मुस्कुराता बोला था। किंजल सकुचाती सी उतर गई और उसके पीछे चल पड़ी थी। बड़ी सी हवेली थी, शायद 1000 गज में फैली हुई, जो सफ़ेद संगमरमर पत्थरों से बना दिख रहा था। चहर दीवारी के चारों तरफ फूलों के पेड़ पौधे लगे थे। उसकी मन मोहक खुशबू मन को लुभा रही थी। वहीं पर छोटे छोटे कई कमरे बने थे, शायद नौकर रहते होंगे वहाँ। एक जगह पर बड़ा सा झूला पड़ा था जिस पर गद्दा लगा हुआ था। वो छोटे ठाकुर के पीछे पीछे मुख्य द्वार से होते हुए अंदर आती है। अंदर से हवेली बहुत शानदार थी। ढेर सारे कमरे थे। बीच में बड़ा सा हॉल था जिसमें खाने की बड़ी सी मेज रखी थी। अरे बेटा, आ गए तुम? हम दोनों तुम्हारे आने का इंतजार कर रहे थे, माधुरी देवी बेटे से कहती हुई उसके पीछे पोटली हाथों में कसे किंजल की ओर देखती हैं। ये गिरधर जी की बेटी किंजल है ना? किंजल आगे जाकर उनके पैर छूती है। खुश रह बच्ची, कितनी प्यारी है तू। ना जाने कैसी औरत है वो, जिसने बाप के मरते ही तुम्हारे सर से छत का साया भी छीन लिया। उसके सर पर हाथ फेरती कहती हैं, उन्हें सब कुछ पता था। वो सिसकने लगती है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आज से तुम एकदम नहीं रोओगी। अब यही घर है तुम्हारा। तुम्हारे पिता की मर्जी थी ना बेटी कि तुम हम लोगों के साथ रहो, तो रोना धोना छोड़ो और खुश रहो। अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचो। तुम मुझे रीचा की तरह माँ ही कहना। आज से मेरी 2 बेटियां हैं, वो उसे खुद से लिपटाते हुए कहती हैं। ऋचा, इसे तुम अपने बगल वाले कमरे में ले जाओ और मुंह हाथ धुलवा कर लाओ। जाओ बच्ची, और हाँ, रोना मत। शीतल, ओ शीतल, खाना लगाओ। करण उसे गौर से देखता है। उसकी उदास आंखें करण को बेचैन कर देती हैं। माँ, मैं भी थोड़ा सा फ्रेश होकर आता हूँ, कहकर अपने कमरे में चल देता है। ऋचा और करण का कमरा पहली मंजिल पर था। माधुरी जी खुद नीचे के कमरे में ही रहती थी और खाली पड़े कमरों में ताले लगे हुए थे। ठीक है माँ, आओ। तुम्हारा नाम क्या है? वो दोनों सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो ऋचा ने उससे पूछा। किंजल, धीरे से बोलकर वो चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। उसे अजीब लग रहा था, ये सोचकर कि अपना घर छोड़कर उसे यहीं रहना होगा। बहुत प्यारा नाम है। मेरा नाम ऋचा है और मैं 12वीं में पढ़ती हूँ। तुम कौन से क्लास में हो? मैं भी 12वीं में पढ़ती हूँ। ओह, क्या सब्जेक्ट है तुम्हारा? साइंस, बायो। और तुम्हारा? बाप रे, बायो! मेरी तो जान निकल जाए। मेरा तो आर्ट्स है। हम दोनों एक ही क्लास में हैं तो सहेलियां हुई ना। तो क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? वो किंजल की तरफ हाथ बढ़ाकर बोलती है। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें सब चीज़ें से परिचित कराती हूँ, ऋचा उससे कहती है। वो चुपचाप उस लड़की को देखने लगी और पूरे रास्ते बोलती ही रही। हाँ, तो ये रहा तुम्हारा कमरा, बगल में मेरा है। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे बेझिझक कहना, और मैं यहीं बैठती हूँ। तुम बाथरूम में फ्रेश होकर आओ, कहकर बेड पर बैठ गई। बड़ा सा कमरा था जिसमें बेड के अलावे टेबल, कुर्सी, 2 बड़ी बड़ी खिड़कियां जिस पर सफ़ेद पर्दे लगे थे। रोशनी के लिए छत से बड़ा सा फानूस लटका था जिससे कमरे में दिन के उजाले जैसी रोशनी फैली थी। वहीं बगल में बाथरूम था। वो धीरे धीरे चलती अंदर गई। अरे अब आ भी जाओ किंजल, सब नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। किंजल को ऋचा की आवाज़ आई तो वो रोना छोड़कर बाहर निकली। अच्छा, तो तुम रो रही थी? मैं अभी माँ और भैया से शिकायत करती हूँ। नहीं ऋचा, मत कहो। मैं रो नहीं रही थी, बस पापा की याद आ रही थी, इसीलिए आंखें भर आई थी। नहीं रोऊंगी मैं कभी। मुझे पापा के ख्वाबों को पूरा करना है। मैं अब कमज़ोर नहीं पड़ सकती हूँ। चलो, अब भूख नहीं लगी है। वो आंसू पोंछते हुए अंतिम शब्द मुस्कुराकर कहती है। गुड गर्ल, ये हुई ना बात। चलो, तुम्हारी आवाज़ तो सुनाई दी। वो खिल उठती है किंजल के बोलने पर। हाँ हाँ चलो, तुम्हें भी तो भूख लगी होगी। उसे याद आता है कि पापा ने जाने के बाद वो पूरे दिन में एक बार खाती थी। वो भी सबके खाने के बाद बचता था। तब उसे भूख का एहसास होता है।
क्या सोचने लगी? चलो। ऋचा उसका हाथ पकड़कर सीढ़ियों से नीचे आ जाती है। अगले दिन से करण ऋचा के साथ उसे भी कॉलेज छोड़ने का जिम्मा उठा लेता है। ऋचा का कॉलेज पहले आता था और किंजल का बाद में। तो अब जब आज वो 15-20 दिनों के बाद वहां पहुंची तो सब हैरान होकर उसके साथ करण को देख रहे थे। करण की पर्सनालिटी ऐसी थी कि सब मुड़ मुड़ कर देखते थे। ऊंचा सा कद, उजली रंगत और बहुत ही गंभीर अंदाज के लिए वो हर किसी को अपनी ओर खींचता था। वो उसे वापसी में आने को कहकर चला जाता है। वो गेट से अंदर जाने लगती है। जब हर्षित को अपनी ओर घूरते पाती है, ये देखकर वहां से तेजी से अपनी कक्षा में जाने लगती है। जब वो उसका रास्ता रोक खड़ा हो जाता है, कौन था यूं जिसके साथ तुम आई हो? तुम कॉलेज बोलो। वो चीखता है। तुमसे क्या मतलब? तुम्हें क्या? मैं किसी के साथ आऊं जाऊं? उसका कलेजा कांप रहा था, पर वह उसके सामने खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती थी। अपना मुंह बंद करो किंजल। मैंने तुमसे कई बार कहा है कि तुम सिर्फ मेरी हो। किसी दूसरे की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना, वरना उसकी जान ले लूंगा। अपनी हीरोगिरी रखो अपने पास। सबको अपने जैसा समझते हो। वो कौन है तुम्हें क्यों बताऊं? और तुम मेरा पीछा छोड़ दो, वरना प्रिंसिपल सर से शिकायत कर दूंगी, कहकर वह क्लास में तेजी से चली जाती है। वो पीछे से सीटी बजाता हुआ आने लगता है। कॉलेज के ट्रस्टी का बेटा था और एक नंबर का लोफर। वह पिछले साल यहाँ कहीं बाहर से पढ़ने आया था और उसी के क्लास में था। अपने बेकार दोस्तों के साथ सब लड़की को परेशान करना अपना हरकत समझता था। रूही उसे पसीने से भीगी देखकर, क्या हुआ तुझे? आ यहाँ बैठ। अपने बेंच पर सीट देती है। उससे कहती है। वो उसकी अकेली सहेली थी जो काफी निडर और तेज थी। डरपोक तो किंजल भी नहीं थी, पर हर्षित की आंखों में जो छिछोरापन और बेशर्मी की झलकता था, उससे वो डर जाया करती थी। वो आज फिर सीटी बजाता आ रहा है। देख किंजल, तू उसका सामना किया कर, तभी तो वो तेरे पीछे आने छोड़ेगा। अगर तू ऐसे ही डर कर भागेगी तो तुझे परेशान करता रहेगा। मैं रोज तेरा इंतजार करती थी। कहाँ थी इतने दिन तू? मेरे पापा की मृत्यु हो गई, कहते हुए उसके आंखों में आंसुओं से भर जाती हैं। और वो माँ के द्वारा निकाले जाने से लेकर करण के घर तक आने तक की बात उसे बताती है। वो उसे ढाढ़स बांधती है। शिक्षक के क्लास में आने से दोनों चुप हो जाते हैं। किंजल को बगल से घूरे जाने का एहसास होता है। वो नज़रें उठाकर देखती है तो हर्षित को अपनी ओर मुस्कुराते हुए घूरता पाती है। वो दूसरी ओर देखने लगती है। शाम में करण और ऋचा उसे लेने आते हैं। वो रूही को बाय बोलकर उनके साथ चली जाती हैं। हर्षित वहीं खड़ा उसे गुस्से से देखता है। वो अपने नए घर में सबके दिलों में बस गई थी। माधुरी देवी उसे रोज पूरे दिन के बारे में पूछती थी और कोई तकलीफ हो तो बेझिझक बताने को बोलती थी। ऋचा उसे बहुत पसंद थी। कभी भी जो उसे उदास होने की कोशिश करती थी तो माँ को बता देने की धमकी देकर हंसा देती थी। कॉलेज से आकर वो दोनों एक साथ ही बातचीत करती और फिल्में देखा करती थी। वो हर वक्त बक बक करके उसे बिजी किए रहती थी। किंजल की आदत तो दिन भर कोल्हू के बैल की तरह काम में जुटे रहने की थी, पर यहाँ तो नौकरों की फौज थी। किंजल जब भी किचन में काम करने जाती तो सब उसे वापस भेज देते थे। फिर भी वह खाली टाइम में कुछ न कुछ डिश बनाकर सबको खिलाया करती थी। करण का भी दोस्ताना रवैया बेहद अच्छा था। वो एक दिन ऋचा और उसे बाजार लेकर जाकर कपड़े और ज़रूरत की सामान दिलवा लाता था। उसके जख्मों पर मरहम लगा था कि उसकी माँ और भाई आ गए थे। उस दिन रविवार था। ऋचा लेट तक सोकर उठती थी तो वो घर के बाहर बगीचे में घूमने आ गई थी। कुछ देर घूमकर झूले पर बैठी थी। झूलते हुए आगे के बारे में सोचने लगी थी। करण अपने कमरे में व्यायाम कर रहा था। खिड़की से उसे उदास बैठे देखकर वहीं से आवाज़ देता है, किंजल क्या सोच रही हो? वो चौंक कर ऊपर देखती है और मुस्कुराकर कुछ नहीं कहती है। वो उसे रुकने का इशारा कर तौलिया कंधे पर डालता नीचे आता है। तुम फिर रोने का मूड बना रही थी क्या? वो मुस्कुराकर नहीं में सर हिला देती है। ट्राउजर और बनियान पहने, माथे पर आते पसीने को तौलियों से पोंछता किंजल को बड़ा ही प्यारा लगा था। एक बार तो उसके दिल में शोर सा उठा, पर वो उसे दबा गई थी।
आप रोज व्यायाम करते हैं क्या? हाँ, मुझे मेहनत के पसीने बहाना अच्छा लगता है। वो उसके विचारों से खुश हुई थी। अरे अरे, रुको तो, कौन हो तुम लोग? कहाँ घुसे आ जा रहे हो? मुख्य द्वार पर खड़ा गेट की चिल्लाया। वो दोनों अचानक ही पलटे थे कि करण आगे जाकर उन्हें रोकता है। ए, रुको, बोला था ना यहाँ, तुम लोगों की हवेली की तरफ देखना भी मत। तो साहब जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए हैं। हम दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। उन 5 लाख में से 2 लाख हमें दे दीजिए मालिक। सुमित बड़ा हो जाएगा तो कमा कर वापस कर देगा। कल्पना देवी रोते हुए करण के पैरों पर गिर जाती हैं। अच्छा, तो तुम लोग पैसे के लिए आए हो? तुम लोगों को एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। वो सारा पैसा किंजल के नाम पर जमा है। डॉक्टर बनना है उसे, चले जाओ यहाँ से। बलवंत, धक्के मार कर निकालो इन्हें, वो नौकर से कहता है। बेटी, तू मालिक को समझा, 2 नहीं तो 1 लाख भी दे दे तो हमें। हमने 3 दिनों से खाना नहीं खाया है बेटी। वो मगरमच्छी आंसू बहाकर उसे फुसला रही थी। वो कुछ नहीं बोलेगी, जाओ यहाँ से। अगली बार से यहाँ आए तो मार खाकर जाओगे। ले आओ इन्हें। करण गुस्से से बोलता है। किंजल उसके लाल हो गए चेहरे को देखने लगती है। चलो किंजल, कहकर अंदर चल देता है। वो भी पीछे पीछे चल देती है। चल वरना धक्का देकर भगाऊंगा। बलवंत 2-4 आदमी को लेकर आ गया था। काली, ओ काली, आज तो इस पराये के कारण मुझसे मुंह मोड़ कर जा रही है। एक दिन आएगा जब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। सुन रही है तू काली? चिल्लाते हुए वो चली जाती है। वो अपने कमरे में चली जाती है। माँ का बोला पराया शब्द उसके कानों में गूंजने लगता है। वो सोचने लगती है, सच ही तो बोली है माँ, ये लोग तो पराये ही हैं। आज मेरे नाम पर 5 लाख होते हुए भी उन दोनों ने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। मेरे अपने तो मेरी माँ और भाई हैं। वो सोच लेती है कल ही सारे पैसे निकाल कर माँ को दे आएगी। डाइनिंग हॉल में बैठे सब नाश्ता कर रहे हैं। करण उसे ध्यान से देख रहा था। वो बस नाश्ता करने का दिखावा कर रही थी। किंजल, क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे बेझिझक कहो, पर नाश्ता तो ठीक से करो। वो टोके बिना नहीं रह सका। मैं सोच रही थी छोटे ठाकुर कि आज माँ पैसे मांग रही थी। उन दोनों ने कई दिनों से खाना नहीं खाया है। आखिर जैसे भी है मेरी माँ ही है ना। आप कुछ पैसे उन्हें दे दीजिए ना छोटे ठाकुर। यहाँ मैं रंग बिरंगी भोजन करती हूँ और वो लोग दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। ठीक नहीं है, यूं उदास सी बोली। ऋचा और माधुरी जी इस बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए वो दोनों किंजल का मुंह देखने लगती हैं। देखो किंजल, वो लोग जानते हैं कि तुम कितनी भोली हो। उनके दुख की बात सुनकर तुझसे रहा नहीं जाएगा और तू पैसे दे देगी। वैसे तुम उन सब से कब मिली थी? माधुरी जी पूछती हैं। आज सुबह मैं वो दोनों आए थे। उनकी हालत बहुत खराब थी। वो दोनों मुझे घर से और खुद से दूर कर दिए हैं, पर मैं उन्हें अपना मानती हूँ। मैं उन्हें इस स्थिति में नहीं देख सकती, कहकर वो रोने लगती है। तुम रोना बंद करो। चलो तुम दोनों तैयार हो जाओ, आज हम लोग घूमने चलेंगे। मैं कुछ सोचता हूँ, चलो उठो। करण किंजल और ऋचा से कहता है। माँ, आप भी चलिए। नहीं बेटा, मेरे जोड़ों का दर्द मुझे घूमने से रोकता है। तुम लोग जाओ और घूमकर आओ, मैं जाकर आराम करती हूँ। माधुरी जी कहकर उठती हैं। करण उनके साथ चला जाता है। करण, किंजल तो उन दोनों की बातों में आ गई है। अब क्या करेगा तू बेटा? मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ कि किंजल कोई गलत फैसला ले। वो पैसे उसकी पढ़ाई के लिए गिरधर जी ने अपना खून पसीना बहाकर जमा किया है। वो किंजल को बहकावे में आया देख चिंतित थी। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगा। आप आराम कीजिए, कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा और नहीं तो बहादुर से कहिएगा, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। करण उन्हें बिस्तर पर लेटा देता है। रे, घूमने जाएंगे, चल किंजल, आज तुझे मैं तैयार करूंगी। तू तो हमेशा सादा जीवन उच्च विचार का फार्मूला अपनाती है, पर आज छुट्टी में घूमने जा रहे हैं तो मेरी मर्जी चलेगी और तू मुझे रोक नहीं पाएगी। चल। ऋचा बहुत उत्साहित थी। आज बहुत दिनों के बाद वे लोग घूमने जा रहे थे। ऋचा, मेरा दिल नहीं करता है कहीं जाने का। तू
और छोटे ठाकुर चले जाओ। मैं माँ के पास रहूंगी। वो करण के पैसों के बारे में कोई जवाब नहीं देने से दुखी थी। क्यों नहीं जाओगी तुम? यहाँ सब मेरी बात मानते हैं, समझी? जाकर तैयार हो, मुझे कुछ नहीं सुनना। करण माँ को पहुंचाकर आते हुए किंजल की बात सुनकर कहता है, अब चलो ऋचा। उसे खींचते हुए ले जाती है। वो सर झुकाए उदास होकर उसके पीछे जा रही है। राकेश जी, मुझे 2 लाख रुपए कुछ देर में चाहिए, जरूरी काम है। करण अपने कमरे में बैठा अपने मैनेजर को फोन करके कहता है, ठीक है छोटे ठाकुर, मैं आधे घंटे में आता हूँ लेकर। मैनेजर आकर करण को पैसा दे चुका था। उसके जाने के बाद वो तैयार होकर बाहर आता है। ऋचा, किंजल, हुआ तुम लोगों का? अब चलो भी। 2 घंटे से तैयार हो रही हो दोनों। जी भैया, आप गाड़ी में बैठिए, हम आते हैं। ऋचा किंजल के कमरे से निकलकर बोलकर फिर घुस जाती थी। हे भगवान, ये लड़कियां भी ना। वो नीचे चल पड़ा। 10वीं बार हॉर्न की आवाज सुनकर वो दोनों दौड़ती हुई आकर गाड़ी के पास आती हैं। सॉरी भैया, थोड़ा लेट हो गया। इस मैडम के नखरे, ये नहीं लगाएंगी तो लोग क्या कहेंगे? ओ, थका कर रखा दिया है, इसको तैयार करने में लेट हुई है। करण किंजल को गौर से देखता है। नीले सलवार और दुपट्टे के मैचिंग कपड़ों पर पीला कुर्ता उस पर बहुत खिल रहा था। कानों में छोटा सा झुमका और बालों में लंबी चोटी उसे अलग ही निखार रहा था। ओठों पर गुलाबी रंग उसके चेहरे को अलग ही ताजगी दे रहे थे। वो उसके आज के रूप को में खो गया था। भैया चलिए, लेट हो रहा है। ऋचा सीट पर बैठती हुई बोली। किंजल उसके बगल में बैठ जाती है। करण ऋचा के बोलने से होश में आता है। गाड़ी मुख्य द्वार से निकाल लेता है। वो लोग मंदिर जाकर पूजा करते हैं, फिर गांव में लगे मेले में घूमते हैं। ऋचा की मस्ती में किंजल का दिल भी बहल जाता है और करण भी खूब मुस्कुराता है। किंजल कभी भी करण को इतने खुलकर मुस्कुराते नहीं देखी थी। वो उसे एक तक देखने लगती है। वहां से निकलकर जिस रास्ते पर गाड़ी जाने लगती है, वो रास्ता किंजल को कुछ कुछ जाना पहचाना सा लगता है। कुछ देर के बाद गाड़ी जब उसके माँ के घर के आगे रुकती है, तो करण को कृतज्ञ दृष्टि से देखती है। उसके आंखों से 2 बूंद आंसू निकल जाते हैं। वो लोग उतरकर अंदर जाने लगते हैं कि कल्पना देवी और सुमित बाहर निकल आते हैं। अरे, अब क्यों आई है यहाँ? उतनी बेइज्जती कम थी जो फिर करने आई हो? कल्पना देवी किंजल को गुस्से से कहती है। नहीं, कुछ काम है, अंदर चलो तुम दोनों। करण उसे दरवाजे से हटने का इशारा करता है, पर वो दोनों दरवाजे के सामने दीवार बन के खड़े थे। अब क्या काम है? घर में कुछ मेहमान हैं, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। जो भी कहना है यही कहिए, कल्पना देवी बहुत कर्कश आवाज में कहती है। मैं भी देखना चाहती हूँ कि कौन है ऐसा मेहमान आया है जो हम लोगों से पर्दा करेगा। जब तक वो माँ बेटा करण का इरादा समझ पाते, वो दोनों धकेलते अंदर घुस जाते हैं। किंजल और ऋचा भी पीछे दौड़ती हैं। अंदर का नजारा देखकर किंजल चकित रह जाती है। उसकी माँ के बिस्तर पर नोटों के हजारों बंडल पड़े थे। माँ, इतने सारे पैसे कहाँ से लाई हो? उस दिन मुझसे मांगने आई थी, 2 दिन में इतने सारे पैसे कहाँ से आया? तू कौन होती है माँ से सवाल जवाब करने वाली? ये सारा पैसा हमारा है, जा यहाँ से। सुमित गुस्सा कर बोलता है। मैं यहाँ पैसा मांगने नहीं, वो 5 लाख देने आई थी। पर तुम लोगों के पास तो बहुत पैसा है। इसका मतलब माँ, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी और मैं बुद्धू तुम्हारे झूठे आंसुओं के कारण अपने शुभ चिंतकों से नाराज हो गई। वो गुस्से से जोर जोर से बोल रही थी। दोनों माँ बेटा सर झुकाए चुपचाप खड़े थे। ये मेरे पापा का घर है, जिस पर कानूनी मेरा भी हक है। मैं चाहती तो कोर्ट से लड़कर हिस्सा ले सकती थी, पर तुम लोगों की खातिर कुछ नहीं बोली। पर तुमने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया है। अब एक पैसा नहीं दूंगी मैं। चारों तरफ देखती हुई, चलिए छोटे ठाकुर, ये लोग सच में बहुत बुरे हैं। इनका जमीर मर चुका है। मुझ बेवकूफ को ये बात तब समझ आ जानी चाहिए थी, जब ये एक माँ होकर अपने मरे हुए पति की जवान बेटी को घर से भगा रही थी। मैं तभी इनको पहचान गई थी, तो आज अफसोस न होता। चलो ऋचा, ये लोग मेरे कोई नहीं है। मेरे पापा के साथ सब मर गए हैं। चलो, कहकर रोने लगती है। ऋचा का हाथ पकड़कर बाहर निकल जाती है। तुम दोनों तो बताओगे नहीं कि ये पैसे कहाँ से आए हैं, पर मैं पता कर लूंगा। जरूर तुम लोगों ने कहीं चोरी की होगी। मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा देता हूँ। उन दोनों के बाहर निकल जाने के बाद करण
उनसे पूछ रहा था। उसे जानना था कि ये पैसे किस कमाई के हैं। नहीं नहीं छोटे ठाकुर, रिपोर्ट मत लिखाइए। इसके पापा ने किंजल के लिए गहने बनवाए थे और दहेज के लिए मुझे भी 5 लाख रखने के लिए दिए थे, तो हम लोगों ने सारे गहने बेच दिए। ये पैसा उसी का है। कल्पना देवी करण के कदमों में गिरी रो रही थी। बहुत ही गिरे हुए हो तुम दोनों। जी चाहता है गोली मार दूं, पर तुम्हें तो एक लड़की का दिल दुखाने की सजा भगवान देगा। एक बार तो आ गए, पर दोबारा मेरे घर आने की कोशिश मत करना, वरना जिंदा नहीं रहोगे। अत्यधिक क्रोध से करण का चेहरा लाल हो गया था। वो कल्पना देवी को अपने पैरों से धकेलता बाहर आकर गाड़ी में बैठकर चल दिया, जहां वो दोनों पहले से बैठी थी। हाँ 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 हाँ, माँ क्या शानदार एक्टिंग की तूने। अच्छे अच्छों की मात दे दी। उन लोगों को देखकर पहले तो मैं डर गया था, पर जब तुम मोर्चा संभाल ली तो धीरे धीरे हर डर गायब हो गया। पर पैसों के बारे में झूठ क्यों बोली कि वो दीदी के गहनों का है? तो क्या कहती, ये किंजल के झूठ मूठ के तय हो चुकी शादी कराने के बदले ली हूँ? अब तुम बस देखते जाओ बेटा, इस करण का क्या क्या करती हूँ। किंजल को पनाह दी है ना उसने, उसकी आंखों के सामने इस लड़की का जीवन तहस नहस कर दूंगी। इसके बाप से मैं महीने के महीने सारा वेतन घर आते ही छीन लेती थी, फिर भी उसने मुझसे 5 लाख रुपए छुपा लिए। वो नागिन की तरह गुस्सों से फुफकार रही थी। बहुत सुख भोग लिया तूने किंजल, अब खून के आंसू रोने के लिए तैयार रहना। मैं जल्दी ही आ रही हूँ तेरे लिए तेरी बदकिस्मती लेकर। हाँ हाँ हाँ, वो हंसते हुए बोलती है। उसकी हंसी में सुमित भी साथ देता है और वो लोग फिर से रुपए गिनने में लग जाते हैं। पूरे रास्ते वो सिसकती ही रही। ऋचा के समझाने पर घर भी वो चुप नहीं हो पा रही थी। आज उसका फिर से विश्वास टूटा था। घर आए ही वो दौड़ती हुई अपने कमरे में चली जाती है और फूट फूट कर रो देती है। ऋचा उसके पीछे जाने लगती है, पर करण उसे रोक देता है। उसे जी भर कर रोने दे ऋचा, उसका मन हल्का हो जाएगा। जा तू भी आराम कर, मैं थोड़ी देर में फैक्ट्री में होकर आता हूँ। ऋचा अपने कमरे में जाती है और करण, माँ के पास कैसे लालची लोग हैं वो लोग। एक तो उसे घर से निकाल दिया, ऊपर से उसके लिए रखे सामान को बेचकर पैसा ले लिया। हद है, कोई मतलब ही नहीं है अपने मान मर्यादा की। माधुरी जी भी गुस्से में आ गई थी जब करण ने पूरी बात बताई तो। माँ, मुझे किसी ने बताया था कि वो दोनों बैंक से 3 लाख रुपए निकाले हैं। मुझे आश्चर्य हुआ कि ये लोग तो पैसे के अभाव में 3 दिन से खाना नहीं खाया, फिर 3 लाख कहाँ से लाए? मैं अगर किंजल को सच्चाई बताता तो वो शायद नहीं मानती, इसीलिए मैं घूमने के बहाने उसे उन दोनों की सच्चाई दिखा दी। अब वो कभी भी उन लोगों पर विश्वास कर अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहेगी। करण धीरे धीरे पूरी बातें बताता है। आपने मेरी आंखें खोलकर बहुत ही अच्छा किया छोटे ठाकुर, वरना मैं खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे लग रहा था उन पैसों पर उन दोनों का भी हक है, पर आज सच्चाई समझ में आ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद छोटे ठाकुर कि मेरी आंखों पर लगा पर्दा उठा दिए। किंजल करण को धन्यवाद देने आई थी, जहां माँ बेटे की बातचीत की आवाज सुनकर वो बाहर से ही सुनने लगी थी। कोई बात नहीं किंजल, हो जाता है कभी कभी ऐसा। हम सही गलत में फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं। अब आशा करता हूँ तुम इन सब बातों से निकलकर अपनी पढ़ाई पे पूरी ध्यान दोगी। वो मुस्कुराकर उसका सर सहला देता है। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर फैक्ट्री होकर आता हूँ, जल्दी ही आऊंगा। वो चला जाता है। इधर आ बेटी, देख तेरे पापा तुझसे बहुत प्यार करते थे ना, इसीलिए तुम्हारे लिए एक सपना देखे थे कि तुम डॉक्टर बनो। तो बेटी उनके सपनों के लिए जी जान लगाकर पढ़ो। तुम्हारी परीक्षा नजदीक है ना, अब तुम किसी भी बिना मतलब की बात की तरफ ध्यान मत देना। माधुरी जी प्यार से उसे समझा रही थी। कम दिनों में ही किंजल उनके दिल का टुकड़ा बन गई थी। वो उसे रोता देख बेचैन हो गई थी। हाँ, आप ठीक कहती हैं माँ, मैं चाय बनाकर लाती हूँ, आप पियेंगी ना? वो उठते हुए बोलती है। हाँ ले आओ, उसे थपथपा कर बोलती है। अब वो अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर लगाती है। उसकी और ऋचा का परीक्षा सर पर आ गई थी। दोनों दिन रात पढ़ने में एक हुई थी। जैसे तैसे करके परीक्षा खत्म हो गई। अब किंजल को भी चैन आया।
रोज हर्षित उसे देखकर सीटी मारता था और उससे सबके सामने अपने प्रेम का इजहार करता था। करण के बारे में वो पता लगा चुका था, इसीलिए किंजल को पाने के लिए उसने दूसरा तरीका सोच रखा था। परीक्षा के बाद दोनों सहेलियां खूब मस्ती करती थी और करण के साथ घूमने भी जाती थी। एक दिन शाम में जब वो लोग घूम कर आए तो हवेली के बाहर गैरेज में बड़ी सी गाड़ी लगी हुई थी। करण जब बहादुर से पूछता है तो वो अंदर जाने का इशारा करता है। मुख्य द्वार से अंदर ही हाल में माधुरी जी के पास एक लड़की बैठी थी, जो उसे देखकर दौड़ती आती है और उनके गले लग जाती है। हे करण, कैसे हो? आई मिस यू बेबी सो मच। क्या तुमने मुझे मिस किया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। काम बहुत था, इसीलिए ज्यादा नहीं कर पाया। वो उसे छेड़ता हुआ बोला और खुद से अलग किया। मेरी माँ से तो तुम मिल ही चुकी हो। ये रिचा है, मेरी छोटी बहन, और ये मेरे वर्कर की बेटी किंजल है, जो अब हमारे घर की सदस्य है और पिछले 10 महीनों से यहीं रहती है। ओ, शिवांगी से सबका परिचय करवाता है। रिचा और किंजल, ये मेरी लंदन यूनिवर्सिटी फ्रेंड शिवांगी है, जो मुझे अचानक आज सरप्राइज कर दी। हंसकर बोलता है। हाय रिचा, हेलो किंजल, कैसी हो तुम लोग? वो किंजल का परिचय जानकर कुछ खास खुश नहीं थी। हाय शिवांगी, ठीक है हम। आप कैसी हैं? रिचा पूछती है। शिवांगी का किंजल को घूरना उसे अच्छा नहीं लगता। तभी चल तभी कहती है रिचा, चल किंजल। सॉरी शिवांगी, हम लोग घूमकर थक गए हैं और आराम करने जा रहे हैं, कहकर उसे खींचती ले जाती है। तब शिवांगी, यहाँ इंडिया कैसे आना हुआ? वो कुर्सी पर बैठता बोला। माधुरी जी उठकर बगीचे में टहलने चली गई थी। वो दोनों वहीं गप्पे करने लगे। मेरे चाचा जो हैदराबाद में रहते हैं, उनकी बेटी की शादी है, जिसमें शामिल होने मम्मी और पापा मुझे ले आए हैं। आएंगे तुमसे मिलने किसी दिन। वो उसकी तरफ देखकर बोला। क्यों, कोई काम है तो खुद ही मिल लूंगा उनसे जाकर। है कोई खास काम? आखिर तुमने उनकी बेटी का दिल जो चुरा लिया है। वो हंसते हुए बोलती है। तुम भी ना वैसे ही मजाकियल हो। 2 साल से ऊपर हो गए, तुम बिल्कुल भी बदले नहीं हो। पर तुम बदल गए हो करण। मैं हमेशा तुमको याद करती थी, तुम्हारे फोटो को देखा करती थी, और तुम मेरे ढेर सारे मैसेज के बदले एक मैसेज कर देते थे। पर अब मैं आ गई हूँ, तुम्हारे पास हमेशा ही रहूंगी। करण उसकी बातों को इग्नोर करता है, उसे आराम करने को बोलता है और रात के खाने पर मिलने की बात बोलकर विमला से कहकर उसे गेस्ट रूम में भेज देता है। करण की नींद अपना दरवाजा पीटे जाने पर खुली। कौन है? आ रहा हूँ। जब तक वो कपड़े और चप्पल पहनता है तब तक लग रहा था कि दरवाजा खुलवाने के लिए नहीं, तोड़ने के लिए पीटा जा रहा है। अरे कौन है? रुको, आ रहा हूँ, खोल रहा हूँ, रुको तो। तुम फिटिंग जींस और स्लीवलेस टॉप पहन मेकअप से पुता चेहरा लिए शिवांगी बन ठन कर उसके सामने खड़ी थी। ओह, तुमने तो सुबह सुबह मेरा मूड खराब कर दिया शिवांगी। भला ऐसे भी कोई किसी को उठाता है? वो खींचते हुए बोला। अरे भाई, अंदर तो आने दो। वो उसे धकेलती अंदर घुसकर बेड पर बैठ जाती है। अरे बाबा, अंदर आ जाओ। अब क्या वहीं खड़े रहोगे? वाह, तुम्हारा कमरा तो शानदार ही है। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम कि ऐसे नहीं उठाया जाता? तो मिस्टर करण प्रताप ठाकुर, जरा पिछली बातों को याद करो कि जब तुम हॉस्टल में थे तो मैं तुम्हें कैसे जगाती थी। वो बातें पुरानी हो गई है शिवांगी। मेरी दुनिया अब बदल गई है। जब तक पापा जिंदा थे मैं जिंदगी की रंगीनियों में खोया हुआ था, पर अब सबको मेरी जरूरत है। मैं अब उन पुरानी दुनिया में नहीं जा सकता। वो अपनी सच्चाई बता रहा था। तुम नीचे चलो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। वो बाथरूम में जाने के लिए अलमीरा से टॉवेल लेता है, पर शिवांगी छीन लेती है। अरे वो बुद्धू राजा, मैंने बिमला को चाय यहीं लाने के लिए बोल दिया है। हाँ, आ जाएगी लेकर। अभी तो तुमको पुरानी बातें याद दिलानी है, कहकर उसे धक्का देकर बेड पर गिरा देती है और खुद उसके ऊपर चढ़ जाती है। मेरी तरफ देखो करण, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, तुम्हें अपना बनाकर तुम्हारे दिल में रहने। आई लव यू सो मच करण। वो जज्बाती होकर कहती है और उसके ऊपर लेटकर उसे चूमने लगती है। छोटे ठाकुर, चाय, वो कहते हुए करण के कमरे में घुस चुकी थी। विमला के हाथ से उसने यह कहकर चाय ले लिया था कि मुझे छोटे ठाकुर से अपना रिजल्ट चेक करवाना है, पर यहाँ का नजारा देख उसके होश उड़ गए। चाय की ट्रे उसके हाथों में थरथराने लगा और वो झट से पीछे मुड़कर निकलने लगी थी। ओ हटो शिवांगी, ये बच्चों वाली हरकतें मत किया करो।
अब बड़ी हो चुकी हो तुम। वो किंजल को देखकर नर्वस हो गया था और उसे अपने ऊपर से हटाकर उठ बैठा। आओ किंजल, आज तुम आई हो चाय लेकर, कोई काम था क्या? वो उसके कांपते हाथों से ट्रे लेकर साइड टेबल पर रखता बोला। उसके बनियान पर शिवांगी की लिपस्टिक के निशान लग गए थे। नहीं छोटे ठाकुर, आज हमारा रिजल्ट आने वाला है, इसीलिए मैं आपको बोलने आई थी कि लैपटॉप पर चेक करके बताइए। वो सर झुकाए धीरे से बोली। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो थोड़ा सा इंतजार कर लेती तो छोटे ठाकुर खुद ही नीचे आ जाते। करण की तरफ वैसे भी वो कभी नजरें मिलाकर नहीं देखती थी, पर आज जो देखी उसके बाद तो और भी मुश्किल था करण की आंखों में देखना। अच्छा तुम नीचे चलो, मैं 2 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ, वहीं पर दिखा दूंगा। ऋचा उठ गई क्या? वो उसे शर्मिंदा नहीं देख सकता था, इसीलिए उसे वहां से नीचे जाने बोला। वो नाम में सर हिलाती है तो वो उसी ऋचा को उठाने बोलता है और चाय पीने लगता है यूं? क्या तुम्हें पता नहीं है कि किसी के कमरे में घुसने से पहले नॉक किया जाता है? यू इडियट, तमीज नाम की चीज नहीं है तुम में? शिवांगी उसे बुरी तरह से फटकार दी। उसे इतना अच्छा मौका गंवा देने का अफसोस था। उसकी आंखों में आंसू झरझर बहने लगे थे और वो सारी बोलकर चली जाती है। तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए था शिवांगी। बेचारी को इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। करण उसे अफसोस देखकर बोलता है और कप रखकर बाथरूम में चला गया। माई फुट, इस 2 टके की लड़की के लिए तुम्हारे दिल में बहुत सहानुभूति है, पर मेरे लिए कुछ एहसास नहीं। जो लम्हे तुम भूल चुके हो वो तुम्हें याद कराऊंगी मैं, और इस काली कलूटी से तो मैं खुद निपट लूंगी। वो मन में सोचकर पैर पटकती अपने कमरे में चली जाती है। नाश्ते से निपटने के बाद ऋचा उसे घेर चुकी थी। भैया जल्दी कीजिए, सबका रिजल्ट आ गया है पर हम दोनों अभी तक अनजान हैं। उसका सब्र खत्म हो गया था। देख ही रहा हूँ, खुलने तो दे पहले। करण हंस दिया उसके उतावलेपन पर। किंजल वहीं चुपचाप खड़ी थी। शिवांगी अपने कमरे से बाहर आई तो सब एक दूसरे को मिठाई खिला रहे थे और बिमला उसकी तरफ मिठाई की प्लेट लेकर आ रही थी। वो उसे नीचे ही रुकने का इशारा कर देती है। किस बात का जश्न मनाया जा रहा है? वो करण से पूछती है। ऋचा बोलती है, शिवांगी, मैं और किंजल फर्स्ट डिवीजन से पास हुई हैं और किंजल वो अपने कॉलेज में टॉप की है। लो तुम भी मुंह मीठा करो और हमारी खुशी में शामिल हो। वो एक पीस मिठाई विमला से लेकर उसके मुंह में डालने आगे बढ़ती है। नो नो, मैं स्वीट्स नहीं खाती, डाइटिंग पे हूँ। वो पीछे हटकर कुर्सी पर बैठ जाती है। ऋचा का मुंह लटक जाता है। अरे तू किंजल को खिलाना, उसे आज जितना मिठाई खिलाएगी उतना कम है। क्यों किंजल, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? पूरे कॉलेज में टॉप की है, सारा मिठाई खा सकती है। शिवांगी की मना कर देने से ऋचा को उदास देखकर करण उससे हंसकर कहता है। वो हंस देती है। हाँ बेटा, आज किंजल ने अपने पिता का नाम ऊंचा कर दिया है। आज उनकी आत्मा खुश हो रही होगी। बेटी, अब तुझे उनका डॉक्टर बनने का सपना भी पूरा करना है। माधुरी जी उसे प्यार से दुलारते हुए बोली। हाँ माँ, आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं जरूर डॉक्टर बनूंगी। किंजल उनके गले लगकर रो पड़ती है। अरे अब क्यों रो रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। ऋचा उसको टोकती है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ ऋचा, बस पापा की याद आ गई। वो आंसू पोंछते हुए बोली। चलो आज ऋचा और किंजल की शानदार रिजल्ट की खुशी के उपलक्ष्य में मैं सबको मेरी तरफ से पार्टी। करण उसे खुश करने के लिए बोलता है। उसकी आंखें आंसू से भरी हुई बहुत खूबसूरत हो गई थी और ऋचा से हंसकर बात करने से ऐसा लग रहा था मानो कड़क धूप में अचानक ही झमझमाझम बारिश हो रही हो। शिवांगी सारा तमाशा देखकर बोर हो गई थी। चलो कहीं तो घुमाओगे, इन लोगों की खुशी में ही सही। चलो मैं रेडी हूँ। वो करण के पास आती है और बोलती है। ये लंदन नहीं है शिवांगी, गांव है। यहाँ ऐसे कपड़े नहीं चलते। तुम कुछ अच्छा सा पहन लो, किंजल की तरह। माधुरी जी उसे टोकी। आंटी कितनी अच्छी तो है मेरी ड्रेस, मैं इसके जैसे कुर्ती सलवार नहीं पहन सकती और मेरे पास है भी नहीं। मैं तो ऐसे ही चलूंगी। क्यों करण, ठीक है ना? उसे गुस्सा आ गया था किंजल से खुद की तुलना पर, लेकिन खुद को संभालती वो जवाब देकर करण से पूछ रही थी। करण कुछ जवाब न देकर बस सर में हाँ
में हाँ मिला देता है और माँ को आंखों से चुप रहने को बोलता है। सब तैयार होकर गाड़ी में सवार हो शहर की तरफ चल पड़ते हैं। आज दोनों माधुरी जी को भी जबरदस्ती पकड़ कर ले आई थी। वो भी खुश थी। शिवांगी करण के साथ आगे बैठी थी और ये तीनों पीछे। वो लोग शहर में खूब घूमते हैं। करण उन दोनों को गिफ्ट्स देता है और खरीद कर, और माधुरी जी एक एक सोने की चैन दोनों के लिए खरीदती हैं। शिवांगी मुंह बनाए खड़ी थी, तभी करण उसे एक घड़ी खरीद कर दी। लो शिवांगी, ये तुम्हारे लिए। वो खुश हो जाती है और अपना हाथ आगे कर देती है। पहना दो तुम खुद से। माधुरी जी बेरुखी से उसकी ओर देखती हैं। उन्हें शिवांगी का बेबाक अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो किंजल ऋचा से बातों में लग जाती हैं। किंजल सब कुछ देख रही थी। उसे भी शिवांगी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं लगी, पर वो जान गई थी कि करण और वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। सब देर रात तक खाना पीना खा कर आते हैं। सब बहुत खुश हैं और किंजल तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। आखिर उसने पहला पड़ाव पार जो कर लिया था। आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, उसमें 3 लोगों का बहुत ही सहयोग रहा है। मुझे आगे बढ़ने का हौसला देने वाली और मेरे सर पर छांव देने वाले माधुरी देवी और करण प्रताप ठाकुर हैं। वो दोनों मेरी जिंदगी में सूरज की तरह रोशनी बिखेर कर मुझे अंधेरे से बाहर निकाल लाए हैं। मैं इनकी आभारी हूँ कि इन लोगों ने मुझे राह दिखाया और आज मैं अपने कॉलेज में सबसे अधिक नंबर ला पाई। मैं अपनी जीत की मेडल और इनाम उनको देना चाहूंगी। किंजल को अपने कॉलेज में सम्मानित किया जा रहा था, तभी वो बोल रही थी, माँ और छोटे ठाकुर कृपया यहाँ आइए। कॉन्फ्रेंस हॉल से वो उन्हें पुकार रही थी। सब नीचे लगे कुर्सियों पर बैठे थे। सादे सलवार कुर्ती में हल्का सा काजल लगाए, कानों में छोटी सी बाली, नाक में छोटी सी बूंदी और बालों की लंबी चोटी बनाए वो परियों की रानी लग रही थी। भले ही वो सांवली थी, पर उसका नाक नक्शा और चेहरे की बनावट उसे हजारों गोरी गोरी लड़कियों से अलग झलक देता था। करण उसे गौर से देखता है और शिवांगी से उसकी तुलना करने लगता है। शिवांगी बेहद ही खूबसूरत थी, पर उसका मॉडर्न अंदाज करण को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो किंजल के सांवले रूप में शायद खोने लगा था। उसके कॉलेज से आया निमंत्रण आया था जिसमें सब गए थे। ऋचा तो खुशी से उछल रही थी। उसे अपनी दोस्ती पर नाज हो रहा था। शिवांगी भी उसके साथ आई थी, पर अब अफसोस कर रही थी क्योंकि उससे किंजल की खुशियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी। प्लीज सर आइए। कॉलेज के प्रिंसिपल करण को मंच पर बुला रहे थे। वो माँ का हाथ पकड़ता मंच पर जाता है और किंजल के सामने खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल किंजल को मेडल और इनाम देते हैं, जिसे वो लेकर मेडल माँ को पहनाती है और इनाम की राशि करण के हाथों पर रख देती है। माँ के पैरों को छूने लगती है, पर वो उसे पकड़कर गले लगा लेती है। उसकी आंखों में खुशी के आंसुओं से भरी थी। करण उसे दिलचस्पी से देखता है। हाल के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हर्षित उसे गौर से देख रहा था। उसे करण का किंजल को देखना गुस्सा दिला रहा था। सब दोस्त उसे समझाकर थक गए थे कि किंजल को भूल जाए। उस ब्लैक ब्यूटी के चक्कर में पड़कर अपना नुकसान न कर बैठे, क्योंकि करण प्रताप उसके सरपरस्त थे। कुछ भी गलत होने की स्थिति में वो कॉलेज से उसे निकलवा सकते थे। हर्षित के पापा की ट्रस्टी होने का भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये कॉलेज करण के पिता के द्वारा बनवाया गया था, जिसे करण के द्वारा समय समय पर लाखों रुपए डोनेशन में दिए जाते थे। हर्षित को तो किंजल को पाने का जुनून सवार हो गया था। वो अपने दोस्तों के बीच आज उसे प्रपोज करने की शर्त लगा चुका था। उसके सब दोस्त अपना सर पीटते हुए उसके लिए दुआ कर रहे थे। प्रोग्राम समाप्त होने के बाद किंजल ऋचा को अपनी सहेली रूही से मिलवाने लाती है। ये मेरी पहली और अंतिम सहेली रूही और ये मेरी सहेली ऋचा। वो दोनों का परिचय करवाती हैं। करण माधुरी जी और शिवांगी के साथ कॉलेज के ऑफिस में बैठा था, जहां प्रिंसिपल उनकी आवभगत में लगे थे। इसी बीच हर्षित एक लड़की को किंजल को बुलाने कहता है। मीनाक्षी जाकर किंजल से कहो प्रिंसिपल सर उसे ऑफिस में बुला रहे हैं, और हाँ, मेरा नाम मत बोलना, वरना पता है ना मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। वो उसके कंधे से दुपट्टा उतार कर उसके गले में डालकर मसल देता है। अब जा, किसी से भी इस बारे में बात मत करना। हंसता हुआ सीढ़ियों के पास उसके आने का इंतजार करने लगता है।
मीनाक्षी को डर से पसीना आ रहा था। वो किंजल को जानती थी, बहुत ही शांत और अच्छी लड़की थी, पर उसे हर्षित से बहुत डर लगता था। वो मजबूर थी। किंजल, तुझे प्रिंसिपल सर ऑफिस में बुला रहे हैं, कोई काम है शायद, मुश्किल से कहकर वहां से चली जाती है। हे भगवान, इसकी रक्षा करना, कुछ गलत मत होने देना। प्रभु, वो उसके लिए दुआ कर रही थी। तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। वो कैंपस में चलती हुई सीढ़ियों के पास आती है। जब वो उसके सामने आ जाता है, किंजल रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। हर्षित उसे हाथों से रोक कर बोलता है, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? वो गुस्से से लाल हो गई थी। सब स्टूडेंट आज के प्रोग्राम में कैंपस में बैठे बातचीत कर रहे थे। पूरा कॉरिडोर खाली पड़ा था। वो अंदर से डर गई थी, पर रूही की बात याद आते ही डर को दबाकर उससे बोली और साइड में जाने लगी। प्लीज किंजल, मेरी बात एक बार सुन लो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ तुमसे। आई लव यू। वो उसके हाथों को पकड़कर अपने ओठों पर लगाता बोला, चटाक, तुम्हारी इतनी हिम्मत! मेरी खामोशी को तुमने मेरी कमजोरी समझ ली है। आज मैं प्रिंसिपल सर से तुम्हारी शिकायत करके ही रहूंगी। अच्छा है, आज प्रोग्राम में तुम्हारे पापा भी शामिल हैं। अभी ऑफिस में ही होंगे। उन्हें भी पता चले कि तुम कॉलेज में क्या करते हो। वो गुस्से से ऑफिस जाने लगती हैं। तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारा सारा घमंड आज चूर चूर कर दूंगा मैं। तुमने मुझ पर हाथ उठाया, आज के बाद तुम कहीं भी नजरें नहीं उठा पाओगी। तुम्हारा वो हाल कर दूंगा मैं, कहकर उसे खींचता वहीं एक कमरे में ले जाता है। नहीं, छोड़ो मुझे। वो चिल्लाना चाहती थी, पर वो उसके मुंह को हाथों से बंद कर देता है, उसका दुपट्टा उतार कर फेंक देता है और उसे बेंच पर ढकेलता है। वो रो रही थी और बचाओ बचाओ चिल्ला रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे तुम पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। माफ कर दो, ऐसा मत करो। वो बाहर भागना चाहती थी, पर वो उसे अपनी बाहों में कसकर पकड़ लेता है। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और उसे खुद से दूर कर रही थी। मीनाक्षी उसके पीछे पीछे आई थी। ये देखकर उससे रहा नहीं गया और वो दौड़ती हुई ऋचा और रूही के पास जाती है। रूही, रूही, जल्दी चल, जल्दी। क्या हुआ तुझे? मुझे कुछ नहीं हुआ। हर्षित किंजल के साथ जबरदस्ती कर रहा है। चल बचा उसे। उसकी सांस फूल रही थी। वो दोनों उसके पीछे दौड़कर आती हैं। मीनाक्षी बाहर ही खड़ी रह जाती है। उसकी हिम्मत नहीं होती अंदर जाकर हर्षित के सामने नजर आने की। वो दोनों कमरे का दरवाजा ढकेलती हैं। अंदर घुसकर हर्षित से किंजल को छुड़ाती हैं। वो रो रो कर बेहाल थी। रूही उसे लात घूंसों से मारती है और ऋचा को किंजल का हाल देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो टेबल पर पड़ा डस्टर उठाकर हर्षित के सर पर मारना शुरू कर देती है। किंजल अपना दुपट्टा ओढ़ती है। हर्षित उन दोनों की पिटाई से घबरा कर भाग जाता है। वो तीनों उसे वॉशरूम में ले जाती हैं और उसका चेहरा धोकर उसे चुप होने बोलती हैं। ऋचा करण को फोन लगाने लगती है, पर किंजल उसे रोक देती है। नहीं ऋचा, छोटे ठाकुर को मत बताओ, वो उसे मार डालेंगे और मेरी भी बदनामी होगी। वो यही चाहता है कि मैं बदनाम हो जाऊं। रोकर उसकी आंखें फूल गई थी। मुझे माफ कर दो किंजल, उसने मेरा दुपट्टा खींच कर धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी बात मानकर तुम्हें नहीं बुलाया तो मुझे छोड़ेगा नहीं, पर मैं तुम्हारे पीछे ही थी। उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करता देख मुझसे रहा नहीं गया, तब मैं इन दोनों को बुला लाई। मुझे माफ कर दो। मीनाक्षी हाथ जोड़कर रो रही थी उसके सामने। कोई बात नहीं मीनाक्षी, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। भले तुमने उसके डर से ऐसा किया, पर बचाया भी तो तुमने ही ना मुझे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी। किंजल रोते हुए उसे उससे बोलती है। बस एक प्रार्थना है मीनाक्षी, ये बात किसी को मत बताना। हर्षित ने तुम्हें नहीं देखा। जब वो तुमसे पूछे कि ये दोनों कैसे आई, तो साफ मुकर जाना। तुम बच जाओगी और खुद से ही तो अपनी पिटाई किसी को बताएगा नहीं। मैं नहीं चाहती हूँ कि ये बात फैले। वो अब चुप होकर दिमाग से काम कर रही थी। हाँ भैया, आती हैं हम दोनों। आप गेट पर 2 मिनट रुकिए। ऋचा को करण का फोन आता है। तू अपना चेहरा ठीक कर, वरना माँ और भैया पूछेंगे। ऋचा उसका बाल ठीक करते हुए बोलती है। किंजल, एक बार सोच ले, तू ठीक कर रही है उसे बिना सजा दिलाए छोड़कर। तुझे आगे भी यही पढ़ना है ना? तुम्हारी आज की चुप्पी से उसका हौसला बढ़ जाएगा। रूही को
किंजल का फैसला सही नहीं लग रहा था। तुम रहोगी ना मेरे पास? सब ठीक होगा रूही, तू चिंता मत कर और घर जा। आज के मार के बाद वो दोबारा ऐसा करने की नहीं सोचेगा। वो उदासी से मुस्कुराकर कहती है। चारों बाहर आती हैं और रूही उससे गले मिलकर बाय बोलती है और मीनाक्षी उसके साथ चली जाती है। वो दोनों गेट पर करण को लगी गाड़ी पर आकर बैठ जाती हैं। आगे की कहानी अगले भाग में।